फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी कल वाली कहानी का दूसरा भाग है। बहुत लोगों ने बोला है कि आप इसका दूसरा भाग बनाइए, तो आज हम दूसरा भाग इसका पेश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो कहानी में जाने से पहले जो हमारे नए दोस्त हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम है रतन, जो आप जान ही चुके हैं। अब मैं उस रात को अपने घर जब पहुंचा, मैं ये बात अपनी माँ को नहीं बताया है कि मेरी माँ परेशान हो जाती, और वो हार्ट की पेशेंट भी हैं। तो ये बात मैं ना अपना भाई को बताया, ना किसी और को बताया। और मैं घर पर खाना खा करके थोड़ा बहुत और मैं सो गया। शरीर एकदम थका थका था और लेटते ही मेरे को नींद आ गई। रात भर मैं अजीबोगरीब सपना देखता रहा और कभी कभी नींद खुल जाती, मैं अचानक उठ करके बैठ जाता। इस तरह घटना रात भर मेरे साथ में हुई। सुबह जब मेरी माँ ने मुझे जगाया तो 10 बज चुके थे सुबह के। शरीर भारी भारी सा था, एकदम लग रहा था कि अंदर से बुखार है। मैंने माँ को बोला, माँ ज़रा देखना शरीर में बुखार है क्या। माँ ने मेरे माथे पर हाथ रखा, बोली हाँ बेटा, लग तो रहा है, थोड़ा शरीर तेरा गर्म है। से तू फटाफट फ्रेश हो जा और ब्रश वश कर ले, और इसके बाद में हम तेरे को नाश्ता देते हैं, एक बुखार का गोली देती हूँ, वो खा लेना। मैं बोला ठीक है माँ। इसके बाद मैं फ्रेश व्रेश होकर के नाश्ता वास्ता किया, गोली भी खा ली। और फिर मैं सोचने लगा कि वो लड़की आखिर थी कौन, और उसमें वो शक्ति कहाँ से। देखने में नॉर्मल लड़की, और शक्ति इसकी इतनी विशाल कि दो पहलवानों को अकेले पछाड़ दिया। ये मेरी समझ से कुछ परे था। मैं एक टेंशन में बैठा हुआ था, ऐसे ही सोच रहा था। तब तक माँ आ गई। माँ बोली, बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू आज छुट्टी कर ले। कहने कि नहीं माँ, छुट्टी नहीं कर सकता, कि हमारी जगह पर अभी कोई है ही नहीं दूसरा, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, जाना तो पड़ेगा ही। एक दो और दवा दे देना कि कभी बुखार ज़्यादा हो तो मैं खा लूँ। माँ बोली ठीक है बेटा। वैसे छुट्टी कर लेता तो आज बेहतर रहता। बार बार वही चीज़ बोल रही थी, यानी कि नहीं माँ, छुट्टी नहीं कर पाऊँगा, आज जाना ही पड़ेगा। तो माँ बोली और कोई बात तो नहीं है बेटा तेरे साथ में, तू आज बहुत मेरे को अलग सा दिख रहा है, चेहरा पीला पीला सा हुआ पड़ा है, कोई बात हो तो बताओ मेरे को। मैंने बोला नहीं माँ, कुछ बात नहीं है, बस शरीर थोड़ा सा थका थका सा दिख रहा है बुखार की वजह से, और कोई बात नहीं है। इसके बाद निश्चित टाइम पर अपना ऑफिस पहुंचा, सारा काम करता रहा। बीच बीच में वही बात मेरे को याद आ आती, रात वाली घटना। तो थोड़ा सा शरीर में डर सा रहा पूरा दिन, यानी कि रात को फिर वही ट्रेन पकड़ना है मुझे। अब मैं कोशिश करूंगा कि वो ट्रेन ना पकड़ के उससे पहले वाली ट्रेन पकड़ लूं, क्योंकि वो ट्रेन लास्ट ट्रेन थी। तो जो मेरा सी शिफ्ट का नाइट वाला जो हमारा पार्टनर था आने वाला, मैं उसको फ़ोन किया, नहीं भाई थोड़ा आज मुझे जल्दी छोड़ दोगे। बोला हाँ भाई, क्यों नहीं। बोले भाई थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। बोला हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मैं निश्चित रहा कि चलो आ जाएगा, लेकिन भाई साहब वो उस टाइम से भी लेट आए जिस टाइम पे आते थे। बोले दादा मैं आज थोड़ा लेट हो गया, वो बहानेबाजी। और मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जब स्टेशन पहुंचा तो वही ट्रेन थी और प्लेटफार्म पर लगी हुई थी। 1-2 मिनट में शायद उसका टाइम था खुलने का। तो मैं पहले जो लास्ट वाली बोगी था उधर नहीं बैठा मैं,
सबसे पहले वाले में गया मैं, नंबर 1 में। ट्रेन खाली ही थी, कुछ मुसाफिर थे ट्रेन में, लेकिन नाइट का ट्रेन थी आखिरी, ज़्यादा लोग होते नहीं थे। जो सर्विस में थे शायद हमारे जैसे ही, वही अपने घर को जाते थे, और कोई तो जाता नहीं था उसमें। मैंने जाके बैठ गया, खिड़की का सीट लिया अपना और बाहर देखने लगा। तभी एक मेरे जानने वाला नज़र आया। मैंने उसको बुलाया, अरे भाई आप यहाँ पर इस टाइम? बोला हाँ हाँ मैं आ रहा था, किसी काम से गया था। नहीं आ जाओ, इसी डब्बे में आ जाओ। वो आ गए, उनको भी अपने सामने वाली खिड़की की सीट पर बिठा दिया। हम बात करने लगे, लेकिन मेरी निगाह बात करते हुए डब्बे के अंदर में लगी रहती थी और मैं प्लेटफार्म पे देखता रहता था, कहीं वो लड़की दोबारा आज नज़र ना आए। और जिसका डर था वो भी हुआ। ट्रेन चल दिया था, स्पीड पकड़ रही थी, तब तक वो लड़की दौड़ती हुई मेरे को नज़र आई और आकर के अंदर डब्बे में चढ़ गई। डब्बे के मैंने गेट के पास ही मेरा कॉर्नर का सीट था। जब वो चढ़ी तो उसने मेरी तरफ देखी, मैं तो अंदर से हिल गया और उसने बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख करके मैं और डर गया, यानी कि पता नहीं आज लड़की ये क्या गोल खिलाएगी और मेरे साथ में ये क्या करना चाहती है। मैं समझ से परे था ये सब बातें। तभी वो आई और बोली, ये कौन है? यानी कि मेरा दोस्त है। तो दोस्त को बोलो दूसरी सीट पर जाए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। मैंने दोस्त की तरफ देखा, यानी कि दादा आप थोड़ा दूसरी साइड में चले जाओ, ये मैडम को बैठना है। दोस्त मेरी तरफ घूर कर देखा, बोला तुम किससे बात कर रहे हो और कौन है मैडम? कहाँ पर है मैडम? यानी ये सामने तुम्हारे खड़ी हैं, उठो तो बैठी हो। बोला दोस्त कि भाई तुम पागल हो गए हो या कोई नशा कर लिए हो? इस डब्बे में तो कोई मैडम मेरे को नज़र नहीं आ रही है, तुम्हें कौन सी मैडम आ रही है नज़र? मैं उनसे बहस करना नहीं समझा, नहीं कि दादा आप दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाओ, ये सीट खाली कर दो। वो अनमने भाव से उठ करके चले गए, लेकिन उनकी निगाहें मेरी तरफ थी। वो तब तक मैडम आकर के सीट पे बैठ गई। थोड़ा उदास सी लग रही थी वो आज। फिर वो बोली, आप ठीक हो ना सर? यानी कि हाँ जी ठीक हूँ, मैं डरते बोला। मैं मन में सोच रहा था कि पता नहीं क्या आज होने वाला है मेरे साथ में। अच्छा हुआ मम्मी कह रही थी कि आज मत जाओ बेटा, लेकिन मम्मी की बात नहीं मानी। लेकिन मानता भी तो आज शायद ऑफिस से मेरी छुट्टी हो जाती, कि कोई दूसरा कोई बंदा नहीं था। हमारे बॉस थोड़ा सा स्वभाव के कड़े हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर बोली वो लड़की, सर आप मुझसे डरो नहीं, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करने वाली और मैं आपसे दोस्ती चाहती हूँ। अब मैं थोड़ा और डर गया कि दोस्ती का मतलब क्या है इसका। बोली डरो नहीं आप, बिल्कुल सर आप डरो नहीं। फिर वो चुप हो गई। तभी हमारा दोस्त जो उधर कोने में बैठा था दोबारा उठ के आ गया और मेरे पे गुस्सा होने लगा कि रतन तुम्हें हो क्या गया है, तुम किससे बातें कर रहे हो? मेरी समझ से परे है, शायद तुम पागल हो गए हो या आज कोई नशा करके आए हो। नहीं कि दादा आप उधर ही जाकर बैठ जाओ और मैं आपसे बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। बोला नहीं मैं यहीं बैठूँगा और अभी बताओ क्या बात है। जो लड़की बैठी थी उसी के ऊपर जा कर के बैठ गए वो। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लड़की इन दादा को क्या करने वाली है। तभी लड़की ने, मैंने देखा, उन्हें थोड़ा सा पुश किया, धक्का दिया
और दादा जा कर के दूर जाके गिरे और चिल्लाए, ये धक्का किसने मारा, ये धक्का किसने मारा मेरे को। नहीं कि दादा आप वहीं बैठ जाओ, ट्रेन हिली है इसलिए धक्का लग गया है। मैं समझ गया उनकी बात को, शायद ये लड़की उनको नज़र नहीं आ रही थी और ये लग रहा था कि ये कोई आत्मा है, कोई शक्ति है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है ये। फिर वो लड़की बोली कि ये आपका पर्सनल दोस्त है। लेकिन नहीं, पर्सनल दोस्त तो नहीं है, बट है जानने वाले में से। चलिए कोई बात नहीं, उनको बोलिए वहीं बैठे। बोली मैं आपसे इसलिए मिलना चाहती थी कि आपका घर हमारे घर से बिल्कुल करीब में है और मैं अपनी कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप हमारी कुछ मदद कर सको। मैं चुपचाप मैडम की तरह देखता रहा। मैडम ने फिर बोलना स्टार्ट किया कि सर 1 साल पहले की एक घटना है। मैं एक सहेली की शादी में कोलकाता आई थी। मैं भी आपकी तरह जॉब करती हूँ, लेकिन अपने शहर में ही, अब नैहटी में ही। लेकिन शादी में आई थी सहेली की और अचानक मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था। मम्मी ने फ़ोन किया था तो मुझे आना पड़ा। तो यही लास्ट वाली लोकल मेरे को मिली थी और पीछे का डब्बा में चढ़ गई थी मैं। डब्बे में कम से कम 10-15 लोग थे। डब्बा ठीक ही ठाक भरा हुआ था, डर वैसी कोई बात नहीं थी। तभी आने वाले स्टेशन पर 3 लोग चढ़े। तीनों छठे हुए बदमाश दिख रहे थे, नशे किए हुए थे, आपस में गाली गलौज कर रहे थे और आकर के हमारे सामने वाले एक सीट पर एक बैठ गया और 2 आजू बाजू में बगल के सीट में बैठ गए और आकर के पहला वाला जो बैठा हुआ था मेरे साथ छिड़खानी करने लगा। मैंने इसका विरोध किया तो वो मुझे गाली देने लगा। कुछ डब्बे में लोग थे जो हमारी मदद करना चाहते थे। तब तक वो दोनों ने चाकू निकाल कर उनको डरा दिया अच्छी तरह से कि अगर तुम लोग इस लड़की की कोई मदद करोगे तो तुम्हें काट कर फेंक देंगे और अगला स्टेशन आ रहा है और सारे के सारे उतर जाओ इस लड़की को छोड़ करके। सारे लोग डर गए थे चाकू देख करके। अगला स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो सबको उतार दिया उन्होंने। बस अकेली मैं रोती रह गई। उनको सभी को बोलती दादा कोई तो पुलिस को फ़ोन करो, कोई तो मदद करो, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया डर के मारे। मैं इनके बदमाशों के हाथ पैर जोड़ती रही कि सर आपकी मैं बहन की तरह हूँ, आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझसे ये मत करो। लेकिन उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती किया और इसके बाद में मुझे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मैं ट्रेन के पहिए के नीचे आ गई। अब मेरे कई टुकड़े हो गए और तब से मैं उन बदमाशों को ढूंढ रही हूँ और इसी लाश के लोकल में मैं डेली चलती हूँ कि शायद और कोई लड़की के साथ में ऐसा कोई कर ना पाए। तो ये है मेरी कहानी। और दूसरी चीज़ है कि माँ और भाई मेरा आज तक इंतज़ार कर रहा है कि शायद मैं वापस आ जाऊं। तो थोड़ा उनकी आपको मदद करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी उनको जा कर के कि मैं कभी अब लौट के नहीं आने वाली उनके घर पे। उसकी कथा सुन कर के मेरे आंखों से आंसू झलकने लगे। मैं कुछ बोले नहीं पा रहा था। मैं अपने रुमाल निकाला, अपने आंसू पोंछा। यानी कि मैडम आपका नाम क्या है और कहाँ रहती हैं आप? फिर मैडम ने अपना नाम सुमन बताया और मेरे घर के थोड़ी दूरी पर एक जगह है उसका एड्रेस बताया। मैं अच्छी तरह जानता था, हम वहाँ लोग बहुत खेलते थे बचपन में। वहाँ पर एक पार्क है, उसी के पास में उनका घर था। मैं बोला मैडम आपका मैं ज़रूर मदद करूँगा, जहाँ तक होगा मैं आपका मदद करूँगा। मैडम ने मेरी तरफ देखा और एक फीकी मुस्कुराहट फेंका। उनके मुस्कुराहट में बहुत दर्द था जो मैं
आज भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ। तो आज की दोस्तों कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर हम मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।